बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बिल्कुल बुक के मुताबिक चलते हैं, जैसे कि आपको पता है हमें बुक के अंदर। और जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट बुक जो है उसकी वीडियोस बनाई हैं, कंप्लीट बुक की, उसमें भी पेज वाइज ही चला हूँ, कोई पेज मिस नहीं किया है, कोई टॉपिक मिस नहीं किया है। और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री भी बिल्कुल इसी तरह है, पेज वाइज। तो यहाँ पर ये देखें, अब ये आपका पेज नंबर 202 के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन solubility of solution। solubility of solution, solubility क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं हल पजीरी। आप एक गिलास पानी लें और उसमें पानी ले लें, एक गिलास लें उसमें पानी लें, ठीक है, H2O। ये है 100 ग्राम पानी है। कितना पानी है? 100 ग्राम। आप सॉल्ट ले लें, आप सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर आपने पहले 50 ग्राम जो है वो सॉल्ट ऐड किया, ऐड हो गया। फिर 10 ग्राम और किया, वो भी ऐड हो गया। 10 ग्राम और ऐड किया, ये डिज़ोल्व नहीं हुआ। ये आपको इसी में नज़र आ रहा है। आप चम्मच घुमा रहे हैं लेकिन गायब नहीं हो रहा। डिज़ोल्व का मतलब होना ये गायब हो जाए ना, सोल्यूशन बनेगा ट्रू सोल्यूशन। तो 50 ग्राम किया, फिर 10 ग्राम किया, इसका मतलब 50 + 10 = 60 ग्राम इसकी लिमिट है। 60 ग्राम इस नमक की लिमिट है। 100 ग्राम पानी के अंदर सिर्फ 60 ग्राम जो है वही सोडियम क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व हो सकता है। इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो वो आपको बीकर में ही नज़र आ रहा होगा, गिलास में घूमता हुआ ही नज़र आ रहा होगा, वो आपकी नज़रों से गायब नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये जो लिमिट है, इस लिमिट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इस लिमिट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है भाई। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, तो एक सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या है, हल पजीरी कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है कि वो जो है वो किसी सॉल्यूट को अपने अंदर गुंजाइश दे सकता है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और इसी सॉल्युबिलिटी को हमें चेक करना है टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ेक्ट का मतलब असर। तो अगर ये जो इसी मिसाल को ले लेते हैं, ये जो 60 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड आपने इसमें ऐड कर लिया, ये 10 ग्राम ऐड नहीं हो रहा, डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो अब क्या किया जाए? अब आप ये करें, इसका सहारा लें, टेम्परेचर का या प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं इस सॉल्यूशन का। हो सकता है 10 ग्राम जो है आप डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट है, इसका फ़र्क पड़ता है। आप टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें, सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। आप प्रेशर बढ़ा दें या घटा दें, सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, हल पजीरी पे फ़र्क पड़ेगा। वो जो एक लिमिट थी पहले, वो लिमिट चेंज होती रहेगी। समझ में आ रही बात आपको? अब यहाँ पर जो है वो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, वैसे मैंने आपको बता दी है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। हम यही देखना चाहते हैं कि यार अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये इतना आसान नहीं है। इसमें याद रखिएगा, कुछ ऐसी जगहों पर आपको यही पता होगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं भाई, वेट करें ज़रा। कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी। जी, ये भी मसला है। ये कैसे हो रहा है, हाउ, इसका जवाब भी आपको देते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्रामों में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्रामों में
that can be dissolved, that can be dissolved in fixed volume, फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, अभी मिसाल देखी ना, फिक्स्ड वॉल्यूम कितना लिया था, पानी कितना था, 100 ग्राम H2O था, ये फिक्स्ड है, इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्रामों में जो कि डिसॉल्व हो सके किसी भी, डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब चलते हैं इसके इफ़ेक्ट की तरफ। क्या सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का, प्रेशर का? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इससे पिछली वीडियो के अंदर या उससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने सॉल्वेशन एनर्जी और जो है वो लेटिस एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट समझाया था और उससे कनेक्ट किया था एक्सोथर्मिक को और एंडोथर्मिक को। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी हुई है उनका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर होगा। ये सॉल्वेशन एनर्जी का और लेटिस एनर्जी का, ये वो एनर्जी है जिसकी ज़रूरत है, ये वो एनर्जी है जो कि रिलीज़ होगी। किस शक्ल में रिलीज़ होगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। कब होगा इससे? इस बीकर के अंदर अगर आप पानी लेंगे, पानी लेने के बाद आपने जो है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया है। अब ये सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसको टूटने के लिए, इसको आयंस में कन्वर्ट होने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी का वो अमाउंट है जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को तोड़ दे आयंस में। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जिसकी आपको ज़रूरत है, जो कि रिक्वायर्ड है, इसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी, ठीक है। अब एक और काम भी होता है फिर, ये तो एनर्जी वो है जिसकी ज़रूरत है, लेटिस एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए इसमें। और जैसे ये टूटते हैं ना, जैसे ये ब्रेक होते हैं, तो इनके ब्रेक होते ही एनर्जी रिलीज़ भी होती है जी। एक एनर्जी वो है जो कि आपने इस्तेमाल की इसको ब्रेक करने के लिए, दूसरी एनर्जी वो है कि जब ये ब्रेक हुआ, अलग हुए ये आयंस, तो एक एनर्जी रिलीज़ हुई। इस रिलीज़ हुई हुई एनर्जी को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। इसका किरदार है सॉल्वेशन एनर्जी। ये सारे काम इसके अंदर हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है ना, वो क्या है? ये वाटर है। वाटर का टेम्परेचर भी कुछ होगा, ठीक है। अभी मौजूदा टेम्परेचर जो है वाटर का, सपोज करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा पानी का, ठीक है। कितना हो जाएगा? मिसाल के तौर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है तो क्या होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इस पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 23 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पर कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम जो बोलेंगे इसको ये बोलेंगे कि ये जो पानी है, जो कि असल में एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, इस सॉल्यूशन की, ये पानी जो है ठंडा हो गया है या गर्म हो गया है। अगर ये पानी गर्म हो गया है तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ये पानी ठंडा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ है और इसका टेम्परेचर पानी का कम हो गया। 25 से 27 हुआ एक्सो, 25 से 23 हुआ एंडो। अच्छा, ये जो आप ठंडा गर्म समझ रहे हैं वो फ्रिज वाला नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको जो है वो थर्मोमीटर डालना पड़ेगा, उसकी रीडिंग बताएगी आपको। वैसे नहीं पता लगेगा, आपको फील ही नहीं होगा कि ये पानी जो है वो ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है। आप बोलेंगे फिंगर डिप करके, तो वैसे ही है, ठीक है भाई। तो ये लेटिस एनर्जी और ये सॉल्वेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, जो कि मैं दोबारा अभी फ़िलहाल नहीं समझा सकता, सिर्फ डेफिनेशन बताई है अभी। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो इसके अंदर हो रहा है सोल्यूशन में, इसका इफ़ेक्ट आपको बताया है। अब मुझे ये बात बताइए, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो है उसमें हीट निकल रही है ना, निकल रही है। अब हीट जब निकल रही है तो फिर
ये जो हमारे पास सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है, हीट के निकलने पर यहाँ क्या होगा, आराम से तसल्ली से समझिएगा ज़रा बात को। अगर हीट यहाँ से निकल जाएगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। हीट तो निकल गई ना, तो हीट के बाहर जाने का, सराउंडिंग तो गर्म हो गई, आप धोखा मत खाइएगा इससे जी, बड़ी ट्रिकी बात बता रहा हूँ। सराउंडिंग तो गर्म हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो हीट सराउंडिंग को मिली है, वो सराउंडिंग को थोड़ी ना चाहिए भाई, वो हीट इसको चाहिए, इसको, क्योंकि सराउंडिंग यानी कि पानी जो वो हीट ले चुका है, वो हीट पानी से आगे चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, हवा में चली जाएगी, वो हीट थोड़ी ना रुकेगी। तो वो हीट जो है वो इसको चाहिए ताकि ये क्या हो, ये आयनाइज हो। अगर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मामलात ख़राब हो जाएंगे, और वो क्या कि अब टेम्परेचर जो है अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखें, इसका टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हम देखें, तो हमें दो किस्म के इफ़ेक्ट यहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ जगहों पे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। उल्टा काम जी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। हाँ, अगर आप ठंडा करेंगे तो उल्टा असर होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी हो तो टेम्परेचर आप बढ़ा दें सोल्यूशन का, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, 1-2 चम्मच और भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा नहीं होगा, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये है सोडियम सल्फेट है, ये है एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों सॉल्युबिलिटी इनकी जो है वो कम हो रही है, जबकि नॉर्मली तो ऐसा नहीं हो रहा। नॉर्मली तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो कि मैंने अभी समझाया था आपको कि हीट निकल के जा रही है सराउंडिंग में, इस पानी के पास हीट जा रही है और इस पानी से एटमॉस्फेयर में हीट जा रही है, किसके पास जानी चाहिए, इसके पास जानी चाहिए भाई। इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, इसको हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बने, तो इसको तो नहीं मिल रही। तो ये हुआ इसका रिज़ल्ट कि एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर में कब होगी, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक, नोट कर लीजिए ज़रा ये बात, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं इसके ऊपर, वो बोलते हैं बाबा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ओहो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, वाह वाह, तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ना नहीं है, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वो हीट इसको मिलनी चाहिए ताकि ये आयनाइज हो। ये आयनाइज होने का मतलब सॉल्युबिलिटी का बढ़ जाना। इतने सारे क्रिस्टल इसी तरह पड़े हुए हैं इस पानी के अंदर, आयनाइज हो ही नहीं रहे। इनको हीट पहुंचाएं तो फिर ये आयनाइज होंगे, लेकिन हीट इनके पास पहुंच कहाँ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उसके नतीजे में हीट रिलीज़ हो रही है एनवायरनमेंट में। समझ में आ गई बात। और जब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा तो हम कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जब बढ़ेगी तो कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, आप बोलें एंडोथर्मिक। और अगर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है एल्युमिनियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट में जैसे, तो आप बताइएगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
क्यों, तो बता दीजिएगा भाई। क्यों का जवाब ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर तो गर्म हो रहा है, हीट उस तक पहुंच रही है, लेकिन इसको नहीं मिल रही सॉल्यूट को, जिसको मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देखते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ना, इसका ताल्लुक़ उससे है, आपने ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो पी होंगी, फिज़ी ड्रिंक्स जो होती हैं, ठीक है। कोला नेक्स्ट ये फिज़ी ड्रिंक है, बाज़ारों में मिलती है। आप उसका ढक्कन खोलेंगे, बबल्स निकलेंगे। बबल्स क्यों निकल रहे हैं भाई, उसके अंदर से गैस क्यों निकल रही है? इसका मतलब गैस उसमें डाली गई थी। तो यहाँ पर प्रेशर की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, गैस इन लिक्विड की बात हो रही है, गैस इन लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, ये लिक्विड है और आप इसमें गैस जो है वो डालना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप बग़ैर प्रेशर को छेड़े गैस को इसमें डालेंगे, इस लिक्विड में, तो गैस को इस लिक्विड में डालने का मतलब क्या कर रहे हैं आप गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी होगी। तो आम हालात में तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड बहुत कम होती है, बहुत ही कम। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है गैस के मॉलिक्यूल्स, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, एंटर आने वाले मॉलिक्यूल्स का, एग्जिट बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स का जी, विदाउट प्रेशर। अभी आपने प्रेशर नहीं दिया, तो अगर शुरू में आप इसमें एक मॉलिक्यूल आपने डाला, डिज़ोल्व हो गया गैस का, दूसरा भी डाला, तीसरा भी डाला, चौथा भी डाला, 10 मॉलिक्यूल जब आपने डाल दिए, 11वां मॉलिक्यूल जब आप डालेंगे तो ये पहला वाला मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा धीरे 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 धीरे। अब ये होगा कि 10 मॉलिक्यूल आप डाल रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल ही बाहर आ रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल आप एंटर कर रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल ही एग्ज़िट कर रहे हैं। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, एंटर का, एग्ज़िट का, गैस के मॉलिक्यूल्स अब इसके अंदर। अब आप चाहते हैं कि यार जो एंटर रेट है वो बढ़ जाए, 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटर हो जाएं, भले 10 मॉलिक्यूल्स एग्ज़िट हों। तो इसके लिए आप क्या करें, आप प्रेशर को इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रेशर। जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अगला टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास पार्ट 5 जो है वो बनने जा रहा है इस चैप्टर की जान, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल भी सारी करेंगे, 5 एग्जाम्पल्स हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।